नेशनल एंड ग्रॉस वर्सेस नेट। डोमेस्टिक वर्सेस नेशनल में हमने पढ़ा क्या था, जीडीपी क्या होता है, हमने जीडीपी पढ़ा था, जीएनपी पढ़ा था, एनडीपी पढ़ा था, एनएनपी पढ़ा था, और क्या पढ़ा था, पीपीपी, परचेसिंग पावर पैरिटी। ये सारे कॉन्सेप्ट हम जो है पार्ट 1 में कवर कर चुके हैं। जिसने नहीं देखा वो पहले पार्ट 1 देख ले और फिर ये पार्ट 2 देखेंगे। अब आज के सेशन में हमें करना क्या है कि फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या होता है, मार्केट प्राइस का मतलब क्या होता है, करंट प्राइस का क्या मतलब है, और कांस्टेंट प्राइस का क्या मतलब है। आज के सेशन में हम ये समझेंगे, ठीक है। तो देखिए, पिछली क्लास में हम ये सब कवर कर चुके हैं, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी। अब आज हम समझते हैं कि फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का मतलब क्या है। तो देखिए, फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जब भी कोई चीज प्रोड्यूस होती है, जब भी कोई चीज मान लीजिए फैक्ट्री में प्रोड्यूस हो रही है, तो उस टाइम पर उसका प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हुआ, उस सामान को बनने में कितने रुपए लगे, उसे हम कहेंगे फैक्टर कॉस्ट। देखिए, जब वो सामान मार्केट में पहुंच जाता है तो मार्केट में उस सामान पर टैक्स लगता है ना। लेकिन जब उसे फैक्ट्री में बनाया जा रहा है उस सामान को, तो फैक्ट्री में बनने के बाद उस पर अभी टैक्स नहीं लगा हुआ है ना। तो फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या है, फैक्टर कॉस्ट मतलब इट इज द टोटल कॉस्ट इनकर्ड बाय प्रोड्यूसर्स इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में कितना रुपया लगा है उसे हम कहते हैं फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के एक मान लीजिए कि एक चेयर बनाने में लगा है 100 रुपया लगा, ठीक है। अब गवर्नमेंट जो है उस पर कुछ सब्सिडी प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने 10 रुपया जो है वो सब्सिडी प्रोवाइड किया, है ना। तो इसका टोटल कॉस्ट कितना हो गया, 100 - 10, यानी टोटल कॉस्ट कितना हुआ, 90 रुपीज। तो फैक्टर कॉस्ट कितना होगा, 90 रुपीज, यानी उसे 100 रुपया लगा था बनाने में और 10 रुपया जो है वो गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी। तो टोटल फैक्टर कॉस्ट हो गया क्या, 90 रुपीज। अब यही सामान जब मार्केट में जाएगा तो इस पर क्या लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा, है ना, इनडायरेक्ट टैक्स लग जाएगा इस पर। अब मान लीजिए ये 90 रुपीज, 100 रुपीज का सामान बना था, 10 रुपया जो है वो सब्सिडी गवर्नमेंट ने दे दी, 100 का सामान 10 रुपया गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी, प्लस क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। सपोज करिए कि 5 रुपए इस चीज पर टैक्स लग गए, तो मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा इसका, मार्केट प्राइस हो जाएगा 95 रुपीज, है ना। तो फैक्टर कॉस्ट, यानी फैक्टर कॉस्ट इस एग्जाम्पल में कितना होगा, 90 रुपीज। और यहाँ पर मार्केट प्राइस कितना होगा, 95 रुपीज। तो अब हमें इतना समझ आ गया कि फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या है और मार्केट प्राइस का मतलब क्या है। फैक्टर कॉस्ट यानी फैक्ट्री में किसी चीज को बनाने के लिए जितना पैसा लगेगा वो, और उसमें जो सब्सिडी जो गवर्नमेंट दे रही है उसको ऐड कर देंगे, लेकिन टैक्सेस इंक्लूड नहीं है। और मार्केट प्राइस में यानी वो सामान जब मार्केट में जाएगा तो वहां पर क्या होगा, टैक्स इंक्लूड हो जाएगा और उसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो हमें इतना समझ आया कि फैक्टर कॉस्ट का प्राइस जो है वो थोड़ा कम होगा, फैक्टर कॉस्ट थोड़ा कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि इसमें टैक्सेस इंक्लूड नहीं है ना। लेकिन जब मार्केट में वही सामान जा रहा है तो मार्केट में जाने के बाद उस चीज का प्राइस बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि उसमें क्या है, टैक्सेस इंक्लूडेड है। तो अब यहाँ पर सवाल ये है कि जब हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं, जब हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं, जीडीपी का मतलब क्या, जीडीपी मतलब कि एक फाइनेंशियल ईयर में हमारे देश में कितने रुपयों का गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है ना, उसकी टोटल वैल्यू को हम कहते हैं जीडीपी। तो जब हम इस जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं, है ना, तो जितने भी रुपयों की चीजों का प्रोडक्शन हुआ है सबको ऐड करना पड़ेगा। तो हम क्या, ये जो सारी चीजें हैं जिनका प्राइस हम ऐड कर रहे हैं, हम उसका फैक्टर
कॉस्ट को ऐड करें या फिर उसके मार्केट प्राइस को ऐड करें? कौन सा प्राइस ऐड करना चाहिए? देखिए, जब फैक्टर कॉस्ट को ऐड करके हम जीडीपी निकालेंगे तो क्या होगा, जीडीपी हमारा कम वैल्यू होगा उसका। लेकिन अगर हमने सारे की सारी चीजों का मार्केट प्राइस ऐड कर किया और जीडीपी निकाला, तो उस टाइम पर क्या होगा, जीडीपी की वैल्यू हमें थोड़ी ज्यादा नजर आएगी। क्यों? क्योंकि मार्केट प्राइस में तो टैक्सेस भी इंक्लूडेड है ना। तो इसलिए जब हम जीडीपी को मार्केट प्राइस पर कैलकुलेट करते हैं तो क्या होगा, जीडीपी की वैल्यू ज्यादा होगी एज कंपेयर टू जीडीपी की वैल्यू एट फैक्टर कॉस्ट। देखिए, तो अब हम तो इतना आपको समझा कि फैक्टर कॉस्ट क्या है और मार्केट प्राइस क्या है। तो देखिए, फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या, कॉस्ट इनकर्ड बाय प्रोड्यूसर्स इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ठीक, अब इट एक्सक्लूड्स इनडायरेक्ट टैक्सेस। फैक्टर कॉस्ट में तो टैक्सेस इंक्लूड नहीं होते, तो इट एक्सक्लूड्स इनडायरेक्ट टैक्सेस बट इंक्लूड्स सब्सिडी, जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इट इंक्लूड्स सब्सिडी बट एक्सक्लूड्स इनडायरेक्ट टैक्सेस। लेकिन मार्केट प्राइस क्या होगा? मार्केट प्राइस की अगर हम बात करें तो मार्केट प्राइस क्या होगा, जो हमारा फैक्टर कॉस्ट है वो प्लस फैक्टर कॉस्ट में हम क्या ऐड कर देंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड कर देंगे। और मैंने बोला कि गवर्नमेंट ने जो है वो सब्सिडी भी दी थी ना। गवर्नमेंट ने, मान लीजिए फैक्टर कॉस्ट आपका 100 रुपया है, तो आप क्या करो, और गवर्नमेंट ने 10 रुपया आपको दिया था, तो 10 रुपया आप सब्सिडी का क्या कर दो, माइनस कर दो। ठीक है, तो टोटल हो गया ये 90 रुपीज, और इनडायरेक्ट टैक्स लगा सपोज 5 रुपया, तो टोटल मार्केट प्राइस हो गया 95 रुपीज। तो मार्केट प्राइस क्या होता है फैक्टर कॉस्ट में? फैक्टर कॉस्ट में क्या करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करते हैं और सब्सिडीज को माइनस कर देते हैं। और इसी को हम कहते हैं, ये जो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी है, इसे हम कहते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसे हम कहते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, NIT। तो मार्केट प्राइस क्या हुआ, मार्केट प्राइस इज फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या होगा, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो आपको ये याद रखना है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या होगा, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो जब हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या ऐड करें, चीजों का मार्केट प्राइस को ऐड करके जीडीपी निकाले या फैक्टर कॉस्ट को ऐड करके जीडीपी निकाले? तो अभी मैंने आपको बताया कि जब हम फैक्टर कॉस्ट पे जीडीपी को निकालेंगे तो जीडीपी की वैल्यू जो है वो हमें कम दिखेगी। क्यों? क्योंकि उसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो इंक्लूड नहीं होता। लेकिन जब हम जीडीपी को मार्केट प्राइस पर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, टैक्सेस भी तो इंक्लूड हो जाएंगे ना। तो इसलिए क्या होगा, जीडीपी का वैल्यू जो है हमें ज्यादा दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल आप फॉर एग्जाम्पल समझिए कि अगर 100 यूनिट हमारे यहाँ पे इंडिया में, सपोज करिए कि 100 यूनिट प्रोड्यूस हुई है, कुछ 100 चीजें हैं जो प्रोड्यूस हुई हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट और जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे समझिए, मान लीजिए कि फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में 100 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ था। ठीक है, और हर एक यूनिट का फैक्टर कॉस्ट जो है वो 9 रुपया था और उस पर नेट इनडायरेक्ट टैक्स 1 रुपया लग गया। तो मार्केट प्राइस कितना होगा, मार्केट प्राइस क्या होगा, फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, है ना। तो मार्केट प्राइस हो गया कितना, 10 रुपया। और कितना यूनिट प्रोड्यूस हुआ है, 100 यूनिट प्रोड्यूस हुआ है। ठीक, तो अगर हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस को कैलकुलेट करें और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को इंक्लूड करें तो क्या होगा, देखिए 100 यूनिट प्रोड्यूस हुई है और फैक्टर कॉस्ट कितना था, 9 रुपया। तो जीडीपी कितना हो जाएगा, 900 जीडीपी हो जाएगा, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हो जाएगा 900। ठीक है, लेकिन अगर हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालेंगे तो मार्केट प्राइस कितना है, 10 रुपया, है ना।
और प्रोडक्शन कितना हुई है 100 यूनिट, यानी जीडीपी कितना हो गया 100 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो ये आ गया 1000। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस कितना है 1000 और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कितना बता रहा है 900, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ देखिए, फैक्टर कॉस्ट पे जीडीपी की वैल्यू कम है लेकिन जीडीपी एट मार्केट प्राइस की वैल्यू ज्यादा है। और ये जीडीपी एट मार्केट प्राइस की वैल्यू ज्यादा क्यों है, क्योंकि मार्केट प्राइस जो है वो ज्यादा है। और मार्केट प्राइस ज्यादा क्यों है, क्योंकि नेट इनडायरेक्ट टैक्स इसमें इंक्लूड हो गया, है ना। अब देखिए 2019-20 में प्रोडक्शन समझिए कि 100 यूनिट था, फैक्टर कॉस्ट था 9, है ना। तो जीडीपी को जब जब हम जीडीपी को फैक्टर कॉस्ट पे इंक्लूड करेंगे तो जीडीपी क्या आ जाएगा 900 आ जाएगा, 100 बाय 9। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स लगा 2 रुपया, तो मार्केट प्राइस कितना हो गया 11 रुपया। अब देखिए पिछले साल की अगर हम बात करें तो पिछले साल नेट इनडायरेक्ट टैक्स 1 रुपया था, फैक्टर कॉस्ट दोनों ही साल में 9 रुपया था, लेकिन पिछले साल नेट इनडायरेक्ट टैक्स 1 रुपया होने की वजह से मार्केट प्राइस हो गया था 10 रुपया। लेकिन अब इस साल क्या हुआ, नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो बढ़ गया, वो 1 रुपए से कितना हो गया 2 रुपया हो गया, तो इसलिए मार्केट प्राइस कितना हुआ 11 हुआ, है ना। और इसलिए हमारा जीडीपी एट मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाय 11, यानी कितना 1100। अब देखिए अगर हम देखें जीडीपी एट मार्केट प्राइस हमें दिख रहा है 1100, है ना, और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट दिख रहा है 900। अब यहाँ पर हमें एनालाइज क्या करना है, देखिए 2018-19 में प्रोडक्शन कितना हुआ था 100 यूनिट, है ना, और जीडीपी एट मार्केट प्राइस कितना था 1000। अब नेक्स्ट ईयर अगर हम देखेंगे तो नेक्स्ट ईयर भी प्रोडक्शन कितना हुआ है, सिर्फ 100 यूनिट का ही प्रोडक्शन हुआ है, लेकिन जीडीपी कितना बता रहा है 1100 बता रहा है। देखिए जीडीपी बढ़ गया ना, पिछले साल 100 यूनिट के प्रोडक्शन पे मार्केट प्राइस का जीडीपी कितना था 1000। प्लीज म्यूट योरसेल्फ, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। देखिए पिछले साल 100 यूनिट के प्रोडक्शन पे जीडीपी एट मार्केट प्राइस कितना था 1000। उसके नेक्स्ट ईयर यूनिट जो प्रोडक्शन हुआ है वो 100 यूनिट ही हुआ है, प्रोडक्शन में तो कोई ग्रोथ असल में हुई ही नहीं है। लेकिन जीडीपी क्या बोल रहा है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस बता रहा है कि नहीं नहीं देखो आपके यहाँ पे तो ग्रोथ हुई है ना, आपका जीडीपी बढ़ गया है, यानी आपके यहाँ पे प्रोडक्शन में ग्रोथ हुई है। जीडीपी का मतलब यही है ना, कि देश में इतने रुपयों का प्रोडक्शन हुआ, तो ये बता रहा है कि आपके यहाँ पे तो ग्रोथ हुई है, आपके यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ा है। लेकिन क्या असल में प्रोडक्शन बढ़ा है क्या, प्रोडक्शन तो नहीं बढ़ा ना, पिछले साल भी 100 था और इस साल भी क्या है 100 यूनिट का ही प्रोडक्शन है। इसका मतलब क्या हुआ कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस हमें जो है एक हायर वैल्यू ऑफ जीडीपी देता है ना, और ये बता रहा है कि प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ा है। इस साल का जीडीपी बता रहा है कि प्रोडक्शन बढ़ा है, लेकिन एक्चुअल में तो प्रोडक्शन बढ़ा नहीं था, प्रोडक्शन उतना ही था जितना लास्ट ईयर है। तो फिर जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्यों बढ़ा, क्योंकि इस साल क्या हुआ था नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ गए थे। इसका मतलब हमें समझ आया कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस में क्या होता है, ये हमें एक बढ़ी हुई पिक्चर दिखती है जीडीपी की। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो इंक्लूड होने की वजह से एक बढ़ा हुआ जीडीपी दिखता है। लेकिन अगर हम जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट की बात करें तो देखिए पिछले साल भी जीडीपी कितना था 900 और 2019-20 में भी जीडीपी कितना है 900, है ना। यानी ये क्या बोल रहा है कि पिछले साल भी 900 था, इस साल भी 900 है, यानी आपके देश में प्रोडक्शन में कोई ग्रोथ नहीं हुई है। ये किसने बताया, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट ने। सही बताया ना कि आपके यहाँ 2019-20 में कोई प्रोडक्शन में ग्रोथ नहीं हुई है, जितनी पिछले साल थी उतनी ही है। ये किसने बताया, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट ने। लेकिन जीडीपी एट मार्केट प्राइस ने क्या बताया कि आपके यहाँ तो 2019-20 में प्रोडक्शन में ग्रोथ हुई है, लेकिन
जबकि ऐसा नहीं था। ये हमें बढ़ी हुई वैल्यू जीडीपी की दिखी क्योंकि यहाँ पे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो अब अगर मैं आपसे सवाल करूं कि अगर हमें सही में जानना है कि सच में देश में ग्रोथ हुई है क्या, हमारा ये जो जीडीपी बढ़ रहा है ये सच में ग्रोथ, सच में प्रोडक्शन में ग्रोथ हुआ है क्या, इसलिए हमारा जीडीपी बढ़ रहा है। अगर हमें सही में ये जानना है तो हमें कौन सी वैल्यू देखनी चाहिए, जीडीपी एट मार्केट प्राइस या फिर जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट? क्या देखना चाहिए हमें, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। क्यों? क्योंकि ये हमें सही में बताता है कि सच में प्रोडक्शन में कोई ग्रोथ हुआ है या नहीं। लेकिन जीडीपी एट मार्केट प्राइस तो जीडीपी बढ़ा हुआ दिखता है और हमें लगता है कि प्रोडक्शन में ग्रोथ हुई है, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। क्या होता है, प्रोडक्शन में ग्रोथ नहीं बल्कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस के बढ़ने की वजह से जीडीपी एट मार्केट प्राइस बढ़ा हुआ दिखता है ना। इसलिए अगर हमें सही ग्रोथ इन प्रोडक्शन जानना है तो हमें क्या देखना चाहिए, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। लेकिन फिर भी हम क्या कैलकुलेट करते हैं हमारे देश में, जीडीपी एट मार्केट प्राइस करते हैं। क्यों जीडीपी एट मार्केट प्राइस करते हैं? क्योंकि यही एक, ये जो है ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से हम जीडीपी को मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं, ना कि फैक्टर कॉस्ट पे। 2015 से पहले हम जीडीपी को फैक्टर कॉस्ट पर इंक्लूड करते थे, लेकिन 2015 के बाद हमने ये चेंज लाया, जीडीपी को मार्केट प्राइस पर इंक्लूड करते हैं। हालांकि मार्केट प्राइस पे हमें जो है ज्यादा बढ़ा हुआ जीडीपी दिखाई देता है, हमें लगता है कि प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई है, बट इट इज दिस रेज्ड जीडीपी इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इतना क्लियर है सबको? एम आई क्लियर? देखिए, तो हम देख रहे हैं, हमने समझा कि फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में डिफरेंस क्या है ना। तो देखिए सवाल, क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन, explain the difference between national income measured at factor cost and at market price, है ना। कि फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में क्या डिफरेंस होता है, ये मैंने अभी आपको अच्छे से एग्जांपल देकर समझाया। बस इतना याद रखिए कि फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड नहीं होता है, इसलिए जीडीपी की वैल्यू कम होती है। लेकिन मार्केट प्राइस में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मिलने की वजह से, ऐड होने की वजह से जीडीपी की वैल्यू जो है वो ज्यादा दिखाई देती है एज कम्पेयर टू फैक्टर कॉस्ट। तो हमें अगर सच में ग्रोथ को जानना है तो हमें जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट देखना चाहिए, ना कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस। बट स्टिल वी मेजर जीडीपी एट मार्केट प्राइस बिकॉज इट इज बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिस। ठीक, तो यहाँ पे है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम मेजर्ड एट फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। What adjustment are necessary to convert from one measure to another measure? हमें यहाँ पे ये बताना है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, फैक्टर कॉस्ट में और मार्केट प्राइस में, और क्या what adjustment are necessary to convert from one measure to another measure? हम कैसे फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करेंगे, मार्केट प्राइस को हम कैसे फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करेंगे, है ना। अगर मान लीजिए हमने जीडीपी को मार्केट प्राइस पर कैलकुलेट किया है, ठीक है, हमने जीडीपी को अगर मार्केट प्राइस पर कैलकुलेट किया है तो हम फैक्टर कॉस्ट का जीडीपी कैसे निकाल सकते हैं, क्या करना पड़ेगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस तो है हमारे पास, है ना। तो हम क्या करेंगे, जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देंगे, ये यही रहेगा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। क्या करेंगे, जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से क्या करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये यहाँ प्लस में है तो उधर जाकर माइनस हो जाएगा। इस तरीके से जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम समझते हैं, अभी हमने समझा कि फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में डिफरेंस क्या होता है।
अभी हम समझेंगे करंट प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस में डिफरेंस क्या होता है ना। तो वहां पे इतना हमको क्लियर हो गया कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है मार्केट प्राइस में ऐड होने की वजह से जीडीपी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ दिखता है। इसलिए अगर रियल ग्रोथ जाननी है तो हम क्या देखना चाहिए, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट देखना चाहिए। अब सिमिलरली यहाँ पर आइए कि हम करंट प्राइस क्या है, कांस्टेंट प्राइस क्या है, और जब हम जीडीपी को कैलकुलेट करें तो हम करंट प्राइस पे ऐड करें या फिर कांस्टेंट प्राइस पर ऐड करें। अब देखिए, मतलब समझते हैं करंट प्राइस यानी क्या। मान लीजिए कि हम जो है चीजों की वैल्यू को ऐड कर रहे हैं जीडीपी में, तो किसी भी चीज की अभी प्रेजेंट वैल्यू क्या चल रही है मार्केट में। फॉर एग्जाम्पल कि आप जो है चेयर खरीद रहे हैं तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू सपोज करिए मार्केट में 500 रुपए है, ठीक है। और वही चेयर अगर सपोज मैं 2011-12 में खरीदती तो 2011-12 में उस चेयर की कीमत सपोज करिए 300 रुपए थी। और 2024 में सपोज करिए कि उस चेयर की कीमत 2025 में समझिए कि उस चेयर की कीमत हो गई है 500 रुपए। तो आज का जो प्रेजेंट प्राइस है उसे हम कहेंगे करंट प्राइस, ठीक है। और जो 2000 और जो मैंने कहा 2011-12 का जो प्राइस है ना, उस वहां पे 300 रुपए की चेयर मिल रही थी तो उसे हम कहेंगे कांस्टेंट प्राइस। अब देखिए, अब होता यह है कि वो चेयर बनने में लगे, उस चेयर जो है उस टाइम पे मिल रही थी हमें 300 रुपए की, आज हमें 500 रुपए की क्यों मिल रही है। क्योंकि क्या हुआ, आज इन्फ्लेशन बढ़ गया ना, इतने टाइम पीरियड से 2011-12 के बाद से प्राइस जो है वो इन्फ्लेट होता गया, इन्फ्लेशन बढ़ गया, है ना। तो आज की कीमत अगर हम देखें तो आज की कीमत जो कि 500 रुपए है, इसमें इन्फ्लेशन भी एडेड है, इसलिए हमें यहाँ पे ज्यादा प्राइस दिखाई दे रहा है। तो अब जब हम जीडीपी को कैलकुलेट करें तो हम करंट प्राइस पर ऐड करें, अगर हम करंट प्राइस सारी चीजों की अगर हम करंट प्राइस को ऐड करेंगे तो क्या होगा, करंट प्राइस में तो इन्फ्लेशन भी है ना, इन्फ्लेशन भी ऐड हो जाएगा। तो जब हम जीडीपी को करंट प्राइस पर ऐड करेंगे तो क्या होगा, एक बहुत ही हाई वैल्यू हमें देखने को मिलेगी, जीडीपी की एक बहुत ही हाई वैल्यू आएगी। लेकिन जब हम जब हम जीडीपी में जब हम चीजों की वैल्यू करंट प्राइस पे नहीं, जब हम कांस्टेंट प्राइस सबका ऐड करेंगे, यानी सब मैंने जो एग्जांपल दिया था चेयर का जिसमें 2011-12 में उसका प्राइस 300 रुपए है, तो मैं क्या करूंगी, सारी जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए मैं सारी चीजों का कांस्टेंट प्राइस क्या है, 2011-12 में क्या प्राइस चल रहा था, है ना, उनको ऐड करूंगी। और तब जीडीपी अगर निकाला जाएगा तो जीडीपी की वैल्यू जो है वो क्या होगी, कम आएगी। क्यों, क्योंकि उस प्राइस में, कांस्टेंट प्राइस में इन्फ्लेशन एडेड नहीं है। लेकिन करंट प्राइस में क्या है, इन्फ्लेशन एडेड है। तो जब हम जीडीपी को करंट प्राइस पर ऐड करते हैं तो उसमें इन्फ्लेशन ऐड होने की वजह से जीडीपी की वैल्यू हमें बहुत ज्यादा दिखती है। तो हमें लगता है कि जीडीपी तो कितना ज्यादा है, जब हम जीडीपी को करंट प्राइस पर ऐड करके देखते हैं तो हमें लगेगा कि हमारे देश का जीडीपी कितना ज्यादा है। जीडीपी यानी एक साल में कितने रुपयों का देश में गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है। तो सपोज करिए कि 200 लाख करोड़ रुपयों का देश में प्रोडक्शन हुआ, है ना। तो जब हम जीडीपी को करंट प्राइस पर देखेंगे तो हमें लगेगा कि कितना ज्यादा जीडीपी है हमारे देश का। लेकिन उसमें क्या ऐड हो गया है, उसमें इन्फ्लेशन भी ऐड हो गया है। और इस वजह से हमें लग रहा है कि जीडीपी हमारी बहुत ज्यादा है ना। तो अगर हमें सच में जानना है कि देश का जीडीपी कितना है, कितना ग्रोथ हुई है, तो इन्फ्लेशन को तो हटाना पड़ेगा ना, इन्फ्लेशन को हटाओ और फिर कैलकुलेट करो जीडीपी, और फिर देखो कि कितना ग्रोथ हुआ है ना। तो हम क्या करेंगे, जीडीपी को, मार्केट जीडीपी को हम करंट प्राइस पर ना कैलकुलेट करके जब हम उसे कांस्टेंट प्राइस पे कैलकुलेट करेंगे, एक पुराने प्राइस पे कैलकुलेट करेंगे जिसमें इन्फ्लेशन एडेड नहीं होगा,
तो हमें पता चलेगा कि सच में ग्रोथ हुई है या नहीं हुई। हमें सच में जीडीपी का रियल पिक्चर क्या है वो हमें समझ आएगा। तो आप इतना ध्यान रखिए कि करंट प्राइस पर जब जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं तो उसमें इन्फ्लेशन ऐड होने की वजह से एक हायर वैल्यू ऑफ जीडीपी दिखाई देती है, जो हमें ट्रू पिक्चर ऑफ जीडीपी, ट्रू पिक्चर ऑफ ग्रोथ नहीं बताती। लेकिन जब हम जीडीपी को कांस्टेंट प्राइस पे ऐड करते हैं तो उसमें इन्फ्लेशन इंक्लूडेड नहीं होता, और इसलिए हमें एक ट्रू वैल्यू ऑफ जीडीपी, ट्रू वैल्यू ऑफ ग्रोथ है ना, ये पता चलता है। ठीक है, तो देखिए करंट प्राइस को और क्या कहते हैं, तो करंट प्राइस को नॉमिनल प्राइस भी कहा जाता है। ठीक है, तो करंट प्राइस रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि मार्केट में अभी करंट वैल्यू क्या चल रही है गुड्स एंड सर्विसेज की। ठीक है, और कांस्टेंट प्राइस को रियल प्राइस भी कहते हैं, रियल प्राइस भी कहते हैं, और ये क्या है, इसमें इन्फ्लेशन नहीं होता। तो कांस्टेंट प्राइस adjust the value of goods and services to remove the effect of इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। कांस्टेंट प्राइस में इन्फ्लेशन का इफेक्ट नहीं होता। एक पुराना प्राइस होता है, पुराने साल को कंसिडर किया जाता है, उस साल में क्या प्राइस चल रहा था उसे हम कहते हैं कांस्टेंट प्राइस। तो जो अभी मैंने आपको समझाया उसे हम एग्जाम्पल से देखते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल में हम ये समझेंगे कि किस तरह से जीडीपी एट करंट प्राइस, जीडीपी एट करंट प्राइस हमको ज्यादा बड़ा जीडीपी दिखाता है, ज्यादा हायर वैल्यू दिखाता है, और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस हमें एक लोअर वैल्यू दिखाता है बिकॉज इन्फ्लेशन इसमें एडेड नहीं है। ठीक है, तो करंट प्राइस को और क्या कहते हैं, नॉमिनल प्राइस, है ना। इसलिए जीडीपी एट करंट प्राइस, जो जीडीपी देता है हमें उसे हम कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, और कांस्टेंट प्राइस को हम क्या कहते हैं, रियल प्राइस कहते हैं ना। तो इसलिए जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस को हम क्या कहते हैं, रियल जीडीपी भी कहते हैं। अब देखिए इस एग्जाम्पल से समझते हैं। साल 2018-19 में 100 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ और एक यूनिट का प्राइस था 10, यानी जीडीपी कितना हुआ, 1000। हम करंट प्राइस पे देख रहे हैं, जीडीपी एट करंट प्राइस। तो साल 2018-19 में देश में 100 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ और एक यूनिट की कीमत थी 10 रुपए, इसलिए जीडीपी कितना हो गया, 1000। ठीक, अब अगर हम नेक्स्ट ईयर देखें 2019-20 में, तो देखिए प्रोडक्शन में ग्रोथ कितना हुआ है, सिर्फ 10 यूनिट का। पिछले साल 100 यूनिट प्रोड्यूस हुई थी, इस साल देश में ग्रोथ सिर्फ 10 यूनिट का ही हुआ है प्रोडक्शन का। ठीक है, और प्राइस देखिए बढ़ गया, पिछले साल 10 था, इस साल कितना हो गया, प्राइस जो है वो 11 रुपए हो गया, यानी प्राइस में क्या आया, इन्फ्लेशन आ गया ना। अब अगर हम यहाँ पर अगर हम जीडीपी कैलकुलेट करें तो ये कितना हो गया, 1210। पिछले साल कितना था, 1000 था। तो हम अगर पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि देखिए पिछले साल तो जीडीपी 1000 था और इस साल जीडीपी कितना हो गया, 1210 हो गया, यानी हमारा जीडीपी देखो कितना बढ़ गया है। लेकिन हमें इस साल ये जो बढ़ा हुआ जीडीपी दिख रहा है ना, ये बढ़ा हुआ जीडीपी सिर्फ प्रोडक्शन में ग्रोथ की वजह से नहीं बढ़ा है, बल्कि इन्फ्लेशन भी तो बढ़ गया था ना, प्राइस भी तो 10 से 11 हो गया था। तो इन्फ्लेशन के ये जो बढ़ा हुआ जीडीपी हमें दिख रहा है, it is not only due to increase in production but also due to inflation, also due to increase in price, है ना। तो ये जो हमें पिछले साल का 1000 था जीडीपी, इस साल हमें लग रहा है कि जीडीपी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, हमारे देश में प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गई है इसलिए जीडीपी बढ़ गया है। बट एक्चुअली जब हम जीडीपी को करंट प्राइस पर कैलकुलेट करते हैं तो हमें जो जीडीपी की ग्रोथ दिखती है, that growth is not only due to increase in production but also due to inflation, है ना। तो इस जीडीपी में, जीडीपी एट करंट प्राइस में
इन्फ्लेशन भी ऐड हो जाता है और इसलिए हमें एक रेज्ड, एक हायर वैल्यू ऑफ जीडीपी दिखती है ना। एंड दिस हायर वैल्यू ऑफ जीडीपी इज पार्शियली ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस, इज पार्शियली ड्यू टू इन्फ्लेशन। तो जीडीपी एट करंट प्राइस देखकर हम जो खुश हो जाते हैं कि जीडीपी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो उस वो बढ़ा हुआ जीडीपी में क्या एडेड है, इन्फ्लेशन भी एडेड है, एक्चुअल उतना ग्रोथ प्रोडक्शन में नहीं हुआ है। ठीक है, सो हियर देखिए, हियर दिस इंक्रीज इन जीडीपी इज नॉट ओनली ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन बट ऑल्सो ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस, दैट इज इन्फ्लेशन। ठीक है, so it means this increase is partially due to inflation, therefore not showing the true picture of growth, है ना। तो हमें असल में कितना ग्रोथ हुआ है ये जीडीपी एट करंट प्राइस से पता नहीं चल रहा। ठीक है, तो जीडीपी एट करंट प्राइस हमें क्या देता है, नॉमिनल जीडीपी एट करंट प्राइस, जो जीडीपी हमें देता है उसे हम कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। अब अगर हम बात करें जीडीपी एट करंट प्राइस की, तो जीडीपी एट करंट प्राइस, तो यहाँ पे हमने जो है एक, मैंने बोला कि एक पुराना साल लेते हैं और उस साल में क्या वैल्यू थी चीजों की वो कंसिडर करते हैं, उसमें इन्फ्लेशन इंक्लूडेड नहीं होता। तो अभी जो हम, तो उसे हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट प्राइस कहेंगे उस साल के प्राइस को, और वो साल जो हमने कंसिडर किया है उसे हम कहते हैं बेस ईयर। तो अभी जो हमारा बेस ईयर है, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए हम जिस साल का प्राइस लेते हैं उस साल को बेस ईयर कहते हैं। और अभी जो हमारा बेस ईयर है वो है 2011-12, यानी 2011-12 में चीजों का, गुड्स और सर्विसेज का जो प्राइस था उस प्राइस को ऐड करते हैं हम जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए। तो जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस यहाँ पे देखिए, तो 2018-19 में 100 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ था और कांस्टेंट प्राइस कितना था, 8, है ना। तो जीडीपी कितना आया, 800। अब उसका नेक्स्ट ईयर 2019-20 में अगर हम देखें तो प्रोडक्शन बढ़ गया, प्रोडक्शन 100 से 110 हो गया और प्राइस तो कांस्टेंट है, प्राइस तो 8 है, प्राइस में कोई इन्फ्लेशन नहीं, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे कांस्टेंट प्राइस ले रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ा, 100 से 110 हुआ, प्राइस कांस्टेंट है। अगर हम 2019-20 का जीडीपी देखें तो वो भी कितना आया, 880, है ना। तो अब देखो 2018-19 का जीडीपी था 800 और 2019-20 का जीडीपी है 880। तो हमें ये पता चल रहा है, यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं ना कि पिछले साल के कंपैरिजन में, 2018-19 के कंपैरिजन में 2019-20 का जीडीपी बढ़ गया, यानी हमारे देश में प्रोडक्शन बढ़ गई, है ना। यहाँ पर देखिए इन्फ्लेशन नहीं इंक्लूड हो रहा, क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट प्राइस ले रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो ग्रोथ है, इट इज नॉट ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस, इट इज नॉट ड्यू टू इन्फ्लेशन, इट इज ओनली एंड ओनली ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन, है ना। तो जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस जो है वो हमें बताएगा कि देखो पिछले साल के कंपैरिजन में आपका जीडीपी बढ़ा है, यानी आपके देश में प्रोडक्शन में ग्रोथ हुआ है, यहाँ पे कोई इन्फ्लेशन इंक्लूड नहीं हो रहा, इसलिए जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस गिव्स रियल पिक्चर ऑफ जीडीपी, रियल पिक्चर ऑफ ग्रोथ, देश में कितना सच में ग्रोथ हो रहा है ये कौन बताता है, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, ना कि जीडीपी एट करंट प्राइस। क्यों, क्योंकि करंट प्राइस में इन्फ्लेशन ऐड होने की वजह से वी गेट हायर वैल्यू ऑफ जीडीपी विच इज पार्शियली ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस एंड इन्फ्लेशन। लेकिन कांस्टेंट प्राइस में इन्फ्लेशन ऐड ना होने की वजह से हमें सच में पता चलता है क्या प्रोडक्शन में कोई ग्रोथ हुई है या नहीं। So here increase in the GDP is not due to inflation but
only because of increase in production. It means GDP at constant price shows true picture of growth. तो GDP at constant price हमें क्या देता है? रियल GDP देता है, लेकिन GDP at current price हमें क्या देता है? नॉमिनल GDP देता है. ठीक है. तो अगर हमें सच में पता करना है देश में कितना ग्रोथ हो रहा है, तो हमें क्या देखना चाहिए? जीडीपी एट करंट या कांस्टेंट प्राइस. तो जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस एज इट गिव्स रियल जीडीपी. ठीक है. बट हम क्या कैलकुलेट करते हैं? हम दोनों ही कैलकुलेट करते हैं, करंट प्राइस पर भी करते हैं और कांस्टेंट प्राइस पर भी करते हैं. ठीक है. अब देखिए, अब पहले ये समझिए कि जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब क्या होता है, उसके बाद मैं आपको रियल जीडीपी निकालते कैसे हैं वो बताती हूँ. जीडीपी डिफ्लेटर, अगर आपको याद होगा, इन्फ्लेशन का चैप्टर जब हम पढ़ रहे थे, तो इन्फ्लेशन चैप्टर में हमने जो है इन्फ्लेशन के कुछ इंडिकेटर्स पढ़े थे, जैसे कि WPI, CPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये पढ़ा था, है ना. इन्फ्लेशन के इंडिकेटर्स पढ़े थे. तो इन्फ्लेशन के इंडेक्सेस या इंडिकेटर्स WPI, CPI एंड जीडीपी डिफ्लेटर, ये तीनों क्या है? इन्फ्लेशन बताते हैं कि देश में कितना इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन हो रहा है. अब WPI जो है, अगर आपको याद होगा, तो WPI जो है वो सिर्फ और सिर्फ गुड्स में कितना इन्फ्लेशन हो रहा है सिर्फ ये बताता है. सर्विसेज में कितना इन्फ्लेशन हो रहा है ये नहीं बताता. लेकिन CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है, वो गुड्स एंड सर्विसेज दोनों में कितना इन्फ्लेशन हो रहा है वो बताता है. लेकिन लिमिटेड गुड्स और सर्विसेज को ही मेजर करता है. ठीक है. ये सारी चीजों को, सारे गुड्स और सारे सर्विसेज जो देश में है, उनमें कितना इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन हो रहा है उसको नहीं बताता. कुछ लिमिटेड गुड्स और सर्विसेज में कितना इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन है उसको बताता है CPI. ठीक है. और जीडीपी डिफ्लेटर की अगर हम बात करें, तो ये एक इन्फ्लेशन इंडिकेटर है जो हमें जो गुड्स और सर्विसेज में कितना इन्फ्लेशन हो रहा है ये बताता है. लेकिन यहाँ पर लिमिटेड गुड्स और सर्विसेज नहीं, बल्कि ये देश में जितनी गुड्स हैं, जितनी सर्विसेज हैं, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज में कितना इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन हो रहा है ये बताता है. ठीक है. ये हम पहले इन्फ्लेशन के टॉपिक में, इन्फ्लेशन इंडेक्सेस में कवर कर चुके हैं. तो WPI जो है सिर्फ और सिर्फ गुड्स के इन्फ्लेशन को बताता है. CPI इंडिकेटर गुड्स और सर्विसेज दोनों के इन्फ्लेशन को बताता है, लेकिन सारे गुड्स और सर्विसेज नहीं, लिमिटेड गुड्स और सर्विसेज में कितना इन्फ्लेशन या प्राइस डिफ्लेट हुआ है वो बताता है. और जीडीपी डिफ्लेटर इज एन इंडेक्स जो हमें देश में सारे ऑल गुड्स एंड सर्विसेज में कितना हुआ है चेंजेस, जो इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन हुआ है, ये हमें क्या बताता है? जीडीपी डिफ्लेटर. तो जीडीपी डिफ्लेटर जो है ये एक कॉम्प्रिहेंसिव इंडिकेटर है इन्फ्लेशन को बताने के लिए. ठीक है. ये बताएगा कितना इन्फ्लेशन हुआ है सारे गुड्स और सर्विसेज में, है ना. अब यहाँ पर आ जाइए वापस. तो हम देख रहे थे जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस हमको क्या देगा? रियल जीडीपी देगा. और करंट प्राइस क्या देगा? नॉमिनल जीडीपी देगा. अब हम जो कैलकुलेट करते हैं जीडीपी एट करंट प्राइस को कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं. नॉमिनल जीडीपी में क्या ऐड होता है? इन्फ्लेशन. अभी मैंने बताया नॉमिनल जीडीपी में तो इन्फ्लेशन का भी इम्पैक्ट होता है, इसलिए यहाँ पे बढ़ी हुई एक हायर पिक्चर दिखती है हमें जीडीपी की. हमें लगता है कि देश में ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रहा है ना. ये नॉमिनल जीडीपी. अब मान लीजिए हमें नॉमिनल जीडीपी में से अगर हमें रियल जीडीपी निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन है ना, जितना इन्फ्लेशन है उसे क्या कर दो आप, जितना इन्फ्लेशन एडेड है आप उसे क्या कर दो? डिफ्लेट कर दो ना. जितना इन्फ्लेट हुआ है आप क्या कर दो? डिफ्लेट कर दो. जीडीपी डिफ्लेटर क्या बताएगा? ये बताएगा कि कितना इन्फ्लेशन है सारे गुड्स और सर्विसेज में.
ठीक है, तो आप इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट को हटा दो तो क्या आ जाएगा, रियल जीडीपी। तो रियल जीडीपी कैसे निकालेंगे, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय जीडीपी डिफ्लेटर। जितना इन्फ्लेट हुआ है नॉमिनल जीडीपी में उतना क्या आ जाएगा यहाँ पे, डिफ्लेट हो जाएगा, एंड वी विल गेट व्हाट, रियल जीडीपी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे समझा कि कांस्टेंट प्राइस और करंट प्राइस के बीच में अंतर क्या है, क्या डिफरेंसेस हैं दोनों के बीच में, है ना। जीडीपी एट करंट प्राइस जो है वो प्रेजेंट वैल्यू क्या है उस पर निकाला जाता है, और कांस्टेंट प्राइस में पुरानी वैल्यू ली जाती है, उसके बेसिस पर जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस निकाला जाता है, जिसमें इन्फ्लेशन नहीं होता, इसलिए जीडीपी की वैल्यू कम होती है। लेकिन जीडीपी एट करंट प्राइस में इन्फ्लेशन ऐड हो जाता है, इसलिए उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, उसे हम नॉमिनल जीडीपी कहते हैं, लेकिन कांस्टेंट प्राइस वाले को हम रियल जीडीपी कहते हैं। रियल जीडीपी हम कैसे निकालते हैं, तो नॉमिनल जीडीपी अपॉन जीडीपी डिफ्लेटेड। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी अभी मैंने आपको बताया क्या होता है, व्हाट इज नॉमिनल जीडीपी। तो जीडीपी का मतलब क्या होता है, जीडीपी मतलब इट इज द मनी वैल्यू ऑफ all the final goods and services that is produced in the domestic territory in one financial year। ये मैंने पिछले सेशन में पार्ट 1 में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जिसको भी नहीं समझा वो पार्ट 1 वीडियो देख ले पहले। तो नॉमिनल जीडीपी, जीडीपी यानी एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में देश में कितने रुपयों का प्रोडक्शन हुआ है गुड्स और सर्विसेज का, है ना, एट करंट प्राइस। तो जीडीपी एट करंट प्राइस हमें क्या देता है, नॉमिनल जीडीपी, है ना। तो ये सारा हो गया हमारा जीडीपी का डेफिनेशन। इट इज द टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज प्रोड्यूस्ड विद इन a country's border, यानी within domestic territory during one financial year। ठीक है, using current market price, using current market price हमें देता है नॉमिनल जीडीपी। और रियल जीडीपी क्या है, रियल जीडीपी में क्या आ जाएगा, यूजिंग कांस्टेंट प्राइस नॉट करंट प्राइस, बाय यूजिंग कांस्टेंट बेस ईयर। और जीडीपी डिफ्लेटर अभी मैंने आपको बताया ये क्या होता है, तो ये क्या मेजर करता है, इट मेजर्स द चेंजेस इन प्राइस ऑफ ऑल, अभी मैंने बताया ना, ऑल चेंजेस इन प्राइसेस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी इन वन इन ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड। ठीक है, अब देखो हमारा बेस ईयर क्या है, 2011-12। अभी मैंने बताया आपको कि 2011-12 के प्राइस लेवल पर हम जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस निकालते हैं। तो 2011-12 क्यों हमने सिलेक्ट किया जी बेस ईयर, क्यों, क्योंकि 2011-12 का डेटा जो है वो हमारे पास बहुत अच्छे से अवेलेबल है। तो जो लेटेस्ट लार्ज सैंपल सर्वे डेटा हुआ था, जो लार्ज सैंपल सर्वे हुआ था, सर्वे जो है वो एनएसएसओ ने कंडक्ट किया था 2011-12 में, और वहां का हमारे पास डेटा अवेलेबल है, इसलिए 2011-12 जो है वो बेस ईयर लिया गया, बेस ईयर कंसिडर किया गया। अभी बेस ईयर को चेंज करने की बात हो रही है न्यूज में। ठीक है, अब देखिए, अब आगे हम समझेंगे टर्म्स रिलेटेड। तो अब तक हमने क्या क्या समझ लिया, क्या क्या देखा हमने, पिछला सेशन की बात करें, पार्ट 1 जो था वहां पे हमने जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी, ये सारे हमने टर्म्स देखे, इसका मतलब क्या होता है ये समझा था, परचेसिंग पावर पैरिटी क्या होता है ये समझा था। उसके अलावा आज हमने समझा कांस्टेंट प्राइस क्या होता है, और कांस्टेंट प्राइस और करंट प्राइस क्या होता है। उसके अलावा हमने समझा फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, और मार्केट फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस क्या होता है, ये सारी चीजें हमने कवर की। ठीक है, तो देखिए अब इसी से ये जो जीडीपी, ये जो 4 कॉन्सेप्ट हमने समझे, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, तो अब हम जीडीपी को मार्केट प्राइस पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर फैक्टर कॉस्ट पर भी कर सकते हैं, करंट प्राइस पर भी कर सकते हैं, या फिर कांस्टेंट प्राइस पर भी कर सकते हैं। बट कांस्टेंट प्राइस पे हमें सही वैल्यू पता चलेगी ग्रोथ की, है ना। सिमिलरली जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पर हमें सही वैल्यू पता चलेगी
ग्रोथ की, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट पे एंड कांस्टेंट प्राइस पे ज्यादा सही वैल्यू पता चलेगी। क्यों? क्योंकि करंट प्राइस में क्या ऐड हो जाता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड होने की वजह से हमें जीडीपी जो है वो इंक्रीज दिखाई देता है, क्योंकि टैक्स ऐड हो जाता है। सिमिलरली मार्केट प्राइस की अगर हम बात करें तो मार्केट फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, सॉरी, तो मार्केट प्राइस में जो है क्या ऐड हो, सॉरी, मार्केट प्राइस में क्या ऐड हो जाता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होने की वजह से जीडीपी एट मार्केट प्राइस हमें जो है बढ़ा हुआ दिखता है ना। सिमिलरली करंट प्राइस में क्या ऐड हो जाता है, इन्फ्लेशन ऐड होने की वजह से हमें जीडीपी एट करंट प्राइस जो है हमें बढ़ा हुआ दिखता है। इसलिए ज्यादा बेटर वैल्यू ग्रोथ की कौन बताएगा, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस एंड जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो अब देखिए हम जीडीपी को मार्केट प्राइस पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, और जीडीपी को फैक्टर कॉस्ट पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जीडीपी को हम कांस्टेंट प्राइस पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं और जीडीपी को हम करंट प्राइस पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस, तो जीडीपी एमपी एट कांस्टेंट प्राइस एंड जीडीपी एमपी एट करंट प्राइस भी कैलकुलेट किया जा सकता है। सिमिलरली जीडीपी एफसी यानी फैक्टर कॉस्ट पे इसे करंट प्राइस पर भी कैलकुलेट किया जा सकता है या फिर जीडीपी को कांस्टेंट प्राइस पर भी कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, तो सिमिलरली बाकी के कॉन्सेप्ट भी, जीएनपी को भी, एनडीपी को भी और एनएनपी को भी इस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। अब हम समझेंगे कुछ टर्म्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम। तो यहाँ पे देखेंगे डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम क्या होता है, पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, पर कैपिटा इनकम, जीडीपी पर कैपिटा, ग्रीन जीडीपी एंड पोटेंशियल जीडीपी। ठीक है, देखिए डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या है, डोमेस्टिक इनकम मतलब देश में, डोमेस्टिक इनकम यानी देश की इनकम क्या है। और नेशनल, जो हमने जीडीपी पढ़ा था, अगर आपको जीडीपी और जीएनपी का डिफरेंस याद हो, जीडीपी यानी क्या, देश में कितने रुपयों का प्रोडक्शन हुआ है गुड्स और सर्विसेज में। अब देश में इंडियंस भी रहते हैं, फॉरेनर्स भी रहते हैं, फॉरेन कंपनीज भी है ना, वहां से इन्वेस्टमेंट आया हुआ है, हमारे देश में प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो उससे मैटर नहीं करता कि फॉरेनर्स जो है वो यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहे हैं। जीडीपी का मतलब क्या है, देश में कितने रुपयों का गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है, किसने प्रोड्यूस किया, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जीएनपी का मतलब क्या है कि देश के लोगों ने, वहां के नेशनल्स ने कितने रुपयों का प्रोडक्शन किया है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया, तो इंडियंस ने कितने रुपयों का प्रोडक्शन किया है। अब इंडियंस तो बाहर भी रह रहे हैं इंडिया के और इंडिया में रह रहे हैं, है ना, तो उन सब ने, जो इंडियंस इंडिया में रह रहे हैं और जो इंडियंस बाहर रह रहे हैं और वहां पर गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, इन इंडियंस ने मिलकर कितने रुपयों का प्रोडक्शन किया है गुड्स और सर्विसेज का, उसे हम कहते हैं जीएनपी। ठीक है, तो ये डिफरेंस था जीडीपी और जीएनपी। तो मेजर डिफरेंस क्या है, जीडीपी यानी देश में कितने रुपयों का प्रोडक्शन हुआ है, फर्क नहीं पड़ता फॉरेनर्स ने किया है या इंडियन ने। जीएनपी यानी देश के लोगों ने, वहां के नेशनल्स ने कितने रुपयों का प्रोडक्शन किया है, फर्क नहीं पड़ता वो इंडिया में रह रहे हैं या कहीं बाहर रह रहे हैं, है ना। तो डोमेस्टिक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। सिमिलरली यहाँ पर क्या है, डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। तो तो अब आप यहाँ पे समझ गए होंगे डोमेस्टिक इनकम का क्या मतलब, देश की इनकम कितनी है ना, देश में कमाई हुई इनकम कितनी है। यहाँ पे फर्क नहीं पड़ रहा है इंडियंस ने कमाया है या फिर फॉरेनर्स ने। लेकिन नेशनल इनकम यानी क्या, देश के लोगों की, वहां के नेशनल्स की कितनी इनकम है ना। तो डोमेस्टिक इनकम क्या, इट इज द इनकम अर्नड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में कितनी इनकम अर्न की गई है, फर्क नहीं पड़ता वो इंडियंस ने किया है या फिर फॉरेनर्स ने। क्यों? क्योंकि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में तो फॉरेनर्स भी रहते हैं, है ना। सो ऑल दैट विल बी काउंटेड इन डोमेस्टिक इनकम।
लेकिन अगर हम बात करें नेशनल इनकम की, तो नेशनल इनकम में हमें क्या करना है, हाँ, इंडियंस की इनकम, अगर इंडिया की बात करें तो इंडियंस की इनकम कितनी है उसे हम कहेंगे नेशनल इनकम। यहाँ पे फॉरेनर्स की इनकम इंक्लूड नहीं होगी, लेकिन डोमेस्टिक इनकम में तो होगी ना। क्यों? क्योंकि डोमेस्टिक इनकम यानी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में कितना इनकम कमाया गया, वो है डोमेस्टिक इनकम। लेकिन नेशनल इनकम यानी हमारे नेशनल्स द्वारा कितना कमाया गया, उसे हम कहेंगे नेशनल इनकम। ठीक है, तो देखिए, इट इज द टोटल फैक्टर इनकम earned by all the residents slash nationals of the country। देश के लोगों द्वारा यानी इंडियंस द्वारा कितना कमाया गया, वो हो गया नेशनल इनकम ड्यूरिंग वन फाइनेंशियल ईयर। डोमेस्टिक इनकम को किससे डिनोट किया जाता है, तो एनडीपीएफसी। अभी मैंने आपको बताया था जीडीपी, ये तो ग्रॉस वैल्यू है, लेकिन ग्रॉस से ज्यादा बेटर कौन सी वैल्यू होती है, अगर हम कहें जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ये हम कैलकुलेट करते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, अब देखिए, ये ग्रॉस से ज्यादा बेटर वैल्यू क्या होती है, नेट वैल्यू ज्यादा बेटर होती है ना। इसमें क्या माइनस हो जाता है, डेप्रिसिएशन माइनस हो जाता है, ये हम पार्ट 1 में कर चुके हैं। तो ग्रॉस से ज्यादा बेटर वैल्यू है नेट वैल्यू। ठीक है, और मार्केट प्राइस से ज्यादा वैल्यू क्या है, बेटर फैक्टर कॉस्ट। क्यों? क्योंकि मार्केट प्राइस में क्या ऐड हो जाता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो ज्यादा वैल्यू देता है, तो बेटर क्या है, फैक्टर कॉस्ट। इसलिए डोमेस्टिक इनकम को किससे डिनोट करते हैं, एनडीपीएफसी से, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो डोमेस्टिक इनकम को किससे डिनोट करते हैं, एनडीपीएफसी। सिमिलरली अगर हम बात करें नेशनल इनकम की, तो नेशनल इनकम क्या था, जीएनपी हमने देखा था, जीएनपी एट मार्केट प्राइस, है ना। तो जीएनपी यानी देश के लोगों ने कितना सामान, कितना गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किया है, इंडियंस ने कितना गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किया है। लेकिन ग्रॉस से ज्यादा बेटर वैल्यू क्या है, नेट वैल्यू। नेट वैल्यू कैसे आती है ग्रॉस में से, डेप्रिसिएशन को माइनस करके। ठीक है, और मार्केट प्राइस से ज्यादा बेटर वैल्यू क्या है, फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, क्या माइनस, फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या आता है, फैक्टर कॉस्ट। तो नेशनल इनकम को कैसे डिनोट किया जाता है, एनएनपीएफसी से। ठीक है, और डोमेस्टिक इनकम को डिनोट किया जाता है एनडीपीएफसी से। अब नेक्स्ट आइए पर्सनल इनकम। जिसको भी ये नहीं समझा वो पहले पार्ट 1 देख ले, पार्ट 1 में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है कि ग्रॉस वैल्यू क्या होती है, नेट वैल्यू क्या होती है, कैसे नेट वैल्यू आती है ग्रॉस वैल्यू में से, ये सब। अब उसके बाद नेक्स्ट है पर्सनल इनकम। व्हाट इज पर्सनल इनकम, पर्सनल इनकम यानी कि एक इंडिविजुअल को या फिर एक हाउस होल्ड को जितने भी सोर्सेस से इनकम आ रही है, ठीक है, उसे हम कहेंगे पर्सनल इनकम। ठीक है, अभी ये जितनी इनकम आई है इसमें से अभी कुछ टैक्सेस वगैरह नहीं दिए गए हैं। ठीक है, जब आपकी पर्सनल इनकम में से जो भी सोर्सेस से आपको इनकम आई है वो आपकी पर्सनल इनकम है। अब आप अपनी पर्सनल इनकम से जब आप टैक्स दे देंगे, टैक्स देने के बाद जो कि मैंडेटरी है, टैक्स देने के बाद अब आपके पास जो पैसे बचेगा वो आप जो है स्पेंड कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, है ना। तो वो पैसा जो टैक्स देने के बाद आपके पास बचेगा उसे हम कहते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, है ना। तो पर्सनल इनकम क्या है, पर्सनल इनकम इट इज द टोटल अर्निंग रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल और household from various sources before taxes and other deduction। टैक्स देने से पहले whatever amount of money an individual is receiving, that is personal income, है ना। वो वेजेस हो सकते हैं, सैलरी हो सकती है, बोनस हो सकता है, या फिर इक्विटी से आपको डिविडेंड मिल सकता है, इंटरेस्ट आ सकता है, या फिर कोई रेंटल इनकम हो सकती है, या फिर गवर्नमेंट का ट्रांसफर पेमेंट हो सकता है। ट्रांसफर पेमेंट यानी क्या, गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल आपको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट देती है, सोशल सिक्योरिटी देती है ना, तो इसे हम कहेंगे गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट। तो सारी जगह से जो भी पैसा एक हाउस होल्ड या फिर एक इंडिविजुअल रिसीव करता है दैट इज पर्सनल इनकम। एंड वो पर्सनल इनकम में से जब टैक्स आप दे देंगे
तो जो पैसा आपको बचेगा उसे हम कहेंगे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। देखिए यहाँ पे वही है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज द अमाउंट ऑफ मनी एन इंडिविजुअल और हाउस होल्ड हैज अवेलेबल फॉर स्पेंडिंग एंड सेविंग आफ्टर अकाउंटिंग फॉर इनकम टैक्सेस एंड अदर मैंडेटरी डिडक्शंस। ये कट करने के बाद वॉट एवर मनी यू आर लेफ्ट विद, एन इंडिविजुअल इज लेफ्ट विद, दैट इज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। व्हाट इज पर कैपिटा इनकम? अभी मैंने हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था नेशनल इनकम का, है ना, अभी हमने पढ़ा था नेशनल इनकम के बारे में। तो नेशनल इनकम यानी सारे देश के लोगों की इनकम। लेकिन अगर मुझे पता करना है कि एक इंडिविजुअल की इनकम कितनी है, देश में प्रेजेंट सारे जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी इनकम कितनी है, तो उससे हम कहेंगे पर कैपिटा इनकम। एक इंडिविजुअल की एवरेज इनकम कितनी होती है उसे हम कहते हैं पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम क्या है? इट इज एवरेज इनकम अर्न्ड बाय ईच इंडिविजुअल इन अ कंट्री। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे हम पर कैपिटा इनकम को? हमारे पास नेशनल इनकम है, ग्रॉस नेशनल इनकम, जिसमें से क्या करेंगे, टोटल पॉपुलेशन को हम डिवाइड कर देंगे इंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, और इससे हमें क्या मिलेगा कि एक इंडिविजुअल की एवरेज इनकम कितनी है पर कैपिटा इनकम। ठीक है, नेक्स्ट है जीडीपी पर कैपिटा। जीडीपी पर कैपिटा और पर कैपिटा इनकम ये दोनों अलग अलग टर्म्स है। ठीक है, यहाँ पे पर कैपिटा इनकम यानी एक इंडिविजुअल की इनकम कितनी है, लेकिन जीडीपी पर कैपिटा यानी एक इंडिविजुअल ऑन एन एवरेज कितने रुपयों का प्रोडक्शन करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि हमारे देश में 200 लाख करोड़ रुपए का प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है, हमारे देश में एग्रीकल्चर सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, सबने मिलके जो है वो प्रोड्यूस किया है। सपोज इसने जो है एग्रीकल्चर ने सपोज 50 लाख करोड़ रुपए का प्रोडक्शन किया है, सर्विस सेक्टर ने सपोज 80 लाख करोड़ रुपए का प्रोडक्शन किया है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने सपोज करिए 70 लाख करोड़ रुपए का प्रोडक्शन किया है, तो इन सब ने मिलाकर सपोज करिए 200 लाख करोड़ रुपयों का प्रोडक्शन किया। ठीक है, अब ये जो 200 लाख करोड़ रुपयों का प्रोडक्शन हुआ है, इसमें एक इंडिविजुअल ने कितने रुपयों का ऑन एन एवरेज प्रोडक्ट, कितने रुपयों का एवरेज प्रोड्यूस किया है। ठीक है, एक इंडिविजुअल ने कितना आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस किया है, उसे हम कहते हैं जीडीपी पर कैपिटा। यहाँ पे क्या था, एक इंडिविजुअल की एवरेज इनकम कितनी है, यहाँ पर क्या है, एक इंडिविजुअल एवरेज कितना प्रोड्यूस करता है टोटल जीडीपी का, टोटल जीडीपी में से एक इंडिविजुअल कितना प्रोड्यूस कर रहा है, तो इट मेजर्स एवरेज इकोनॉमिक प्रोडक्शन पर पर्सन। इसे कैसे निकालेंगे, टोटल जीडीपी में से पॉपुलेशन को डिवाइड करके, दैट विल गिव यू जीडीपी पर कैपिटा। नेक्स्ट टर्म इज ग्रीन जीडीपी। व्हाट इज ग्रीन जीडीपी? अब देखिए, अब अगर मैंने आपसे कहा एग्जाम्पल कि हमारे देश में 200 लाख करोड़ रुपयों का प्रोडक्शन हुआ है, 200 लाख करोड़ रुपयों का प्रोडक्शन हुआ, लेकिन आप प्रोडक्शन तो कर रहे हैं, आप अपने देश में इंडस्ट्रीज तो लगा रहे हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये डेवलपमेंट की वजह से, इस प्रोडक्शन की वजह से, इस ग्रोथ की वजह से आप हमारे एनवायरमेंट को कितना हार्म कर रहे हैं। आप जो है वो चीजों को प्रोड्यूस कर रहे हैं, हार्मफुल गैसेस एयर में रिलीज हो रही है, जिसकी वजह से हमारी जो है वो एयर पोल्यूट हो रही है, हमारा रिवर, हमारा वाटर जो है वो पोल्यूट हो रहा है। आप फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं, वहां पर आप इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। तो आप एनवायरमेंट को कितना ज्यादा हार्म कर रहे हैं अपने इस इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, है ना, अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो ये जो 200 लाख करोड़ रुपयों का आपका जो प्रोडक्शन हुआ है, इसमें से आपने एनवायरमेंट को जितना हार्म किया, जो फॉरेस्ट कट किया, जो रिसोर्सेस को डिप्लीट किया, है ना, सपोज आपने जो है वो 20 लाख करोड़ रुपए का एनवायरमेंट को हार्म किया है, रिसोर्सेस को डिप्लीट किया है, एनवायरमेंट को डैमेज किया है, उस डैमेज को फिक्स करने के लिए आपको 20 लाख करोड़ रुपए लगेंगे। तो आपका जो जीडीपी है
वो आपका जो ग्रीन जीडीपी है, ग्रीन जीडीपी जो है वो क्या होगा, 200 लाख करोड़ में से हम ये 20 लाख करोड़ रुपए को माइनस कर देंगे और सिर्फ 180 लाख करोड़ रुपए जो है वो क्या होगा, हमारा जीडीपी। लेकिन कैसा जीडीपी होगा, ये ग्रीन जीडीपी होगा। क्यों? क्योंकि हमने हमारे जीडीपी में से क्या माइनस कर दिया, कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंटल डैमेज, है ना, इसे हमने माइनस कर दिया। तो हमें ग्रीन जीडीपी कैसे मिलेगा, हमारा जो जीडीपी है, जीडीपी में से हम क्या माइनस करते हैं, कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, कॉस्ट ऑफ रिसोर्स डिप्लीशन, ये सारा जो है जितना भी हमने एनवायरमेंट को हार्म किया है उसको हम हमारे जीडीपी में से माइनस कर देंगे, तब जाके हमें क्या मिलेगा, ग्रीन जीडीपी। अब नेक्स्ट टर्म देखिए, पोटेंशियल जीडीपी। पोटेंशियल जीडीपी का मतलब क्या है, नाम से समझ आ रहा है पोटेंशियल जीडीपी। अब सपोज करिए कि हम जो है वो 200 लाख करोड़ रुपयों का प्रोडक्शन कर रहे हैं हमारे देश में, एग्रीकल्चर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर, ये सब लोग मिलके 200 लाख करोड़ रुपए का एक फाइनेंशियल ईयर में प्रोडक्शन हुआ। लेकिन हमारे देश की जो कैपेसिटी है, हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर इतना है, हमारे देश में जो है मैन पावर इतना है और लेबर्स हैं, उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर है, मशीन्स है, कैपिटल है, लैंड है, ये सारी चीजें हैं। तो मैक्सिमम हम जो जीडीपी प्रोड्यूस, हम जितना मैक्सिमम प्रोड्यूस कर सकते हैं वो सपोज करिए हम 250 लाख करोड़ रुपयों का प्रोडक्शन कर सकते हैं। दिस इज अवर मैक्सिमम पोटेंशियल, दिस इज द आइडियल प्रोडक्शन दैट वी कैन मेक इन आवर कंट्री, है ना। तो इसे हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल जीडीपी। ये मैक्सिमम अमाउंट है, मैक्सिमम अमाउंट हम 250 लाख करोड़ का गुड्स और सर्विसेज हमारी इकोनॉमी में हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये हमारा पोटेंशियल है। लेकिन हम कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं अभी, 200 लाख करोड़ रुपयों का फॉर एग्जांपल। इसका मतलब क्या कि अभी भी हम अपने पोटेंशियल जीडीपी को रीच नहीं कर पाए हैं। क्यों नहीं कर पाए हैं, क्योंकि हो सकता है कि हमारे जो है हम रिसोर्सेस का अंडर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, या फिर हमारे पास मैन पावर तो है लेकिन उनके पास जो रिक्वायर्ड स्किल्स होने चाहिए काम करने के लिए वो रिक्वायर्ड स्किल्स नहीं है, है ना। किसी भी कारण की वजह से हम अपने पोटेंशियल जीडीपी को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल जीडीपी का मतलब क्या होता है, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट, what is potential GDP? So it is the maximum amount of goods and services an economy can produce when it is using all its resources, है ना। तो मैंने आपको बताया कि अगर इकोनॉमी लेस प्रोड्यूस कर रही है ना, 250, सपोज करो 250 लाख करोड़ का था हमारा पोटेंशियल, लेकिन हम 200 लाख करोड़ रुपए का ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना। तो अगर हम लेस प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने पोटेंशियल जीडीपी से, इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स देर आर अनयूज्ड रिसोर्सेस, जैसे कि अनएम्प्लॉयड लोग हैं, हम अपनी फुल कैपेसिटी पे काम नहीं कर रहे हैं। अब अगर हम मान लीजिए हमारा जो पोटेंशियल जीडीपी है, अपने पोटेंशियल जीडीपी से अगर हम ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारा पोटेंशियल जीडीपी है 250 लाख करोड़, लेकिन हम जो है 300 लाख करोड़ रुपयों का प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो अगर हम ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्यों ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, हमारे देश में बहुत ज्यादा डिमांड है। और अगर बहुत ज्यादा डिमांड होगी तो क्या होगा, डिमांड अगर ज्यादा होगी तो चीजों का प्राइस भी ज्यादा होगा, प्राइस ज्यादा होगा मतलब क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा। तो जो एग्जिस्टिंग चीजें प्रोड्यूस हुई होंगी उसके प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई होंगे। तो जब हम अपने पोटेंशियल जीडीपी से ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं उसकी वजह से क्या आ सकता है, इन्फ्लेशन। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल हमारा 250 लाख करोड़ का ही था बट हम ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसका मतलब we do have high demands in our economy and because of that high demand prices will rise which is known as inflation। तो इसकी वजह से क्या होगा, अगर हम पोटेंशियल जीडीपी से ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो मतलब इन्फ्लेशन होगा इकोनॉमी में। अगर हम हमारे पोटेंशियल जीडीपी से कम हम कम प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसका मतलब हम रिसोर्सेस का फुल यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस है, ठीक है। सो दिस इज पोटेंशियल जीडीपी। एग्जाम में जिससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ चुका है।
2020 का क्वेश्चन है मेंस में, डिफाइन पोटेंशियल जीडीपी। देखिए अभी हमने डिफाइन किया ना, क्या है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस व्हेन इट इज यूजिंग ऑल इट्स रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल वर्कर्स, फैक्ट्रीज, टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो डिफाइन पोटेंशियल जीडीपी एंड एक्सप्लेन इट्स डिटर्मिनेंट्स, के हम कैसे अपना पोटेंशियल जीडीपी अचीव कर सकते हैं। तो कैसे अचीव कर सकते हैं अपना पोटेंशियल जीडीपी को, क्या क्या फैक्टर्स है जो डिटरमाइन करेंगे कि हम अपना पोटेंशियल जीडीपी तक अचीव कर पाए। तो लेबर फोर्स का साइज ज्यादा होना चाहिए, लेबर फोर्स ज्यादा होना चाहिए, उनके पास स्किल्स होना चाहिए, है ना। उसके अलावा कैपिटल का स्टॉक होना चाहिए देश में, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होनी चाहिए, तब उसके अलावा लीगल और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क होना चाहिए। ठीक, तब हम अपने पोटेंशियल जीडीपी तक पहुंच पाएंगे। ये सारे फैक्टर्स जो है वो जरूरी है, लेबर होना, ज्यादा लेबर का होना, उनके पास स्किल्स होना, देश में कैपिटल होना, इंफ्रास्ट्रक्चर होना, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होना, एजुकेशन होना, ये सारी चीजें जरूरी है। तभी हम उतना ज्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे और हम पोटेंशियल जीडीपी तक पहुंच पाएंगे। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, डिफाइन पोटेंशियल जीडीपी, explain its determinants, what are the factors that have been inhibiting India from realizing its potential GDP। यानी हम अपने पोटेंशियल जीडीपी तक क्यों नहीं, अपने पोटेंशियल जीडीपी को हम क्यों नहीं अचीव कर पा रहे हैं, व्हाट आर द चैलेंजेस, है ना। तो फैक्टर्स इनहिबिटिंग इंडिया फ्रॉम रियलाइजिंग इट्स पोटेंशियल जीडीपी, हम क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं अपने पोटेंशियल जीडीपी तक, क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेफिशिएंसी है, उसके अलावा स्किल्स की कमी है, लोगों में स्किल गैप है, उसके अलावा और क्या है, कैपिटल की कमी है, उसके अलावा प्रॉपर रेगुलेशन नहीं है, रेगुलेटरी हर्डल्स है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत ज्यादा नहीं है, टेक्नोलॉजिकल लैग है। ये सारे कुछ रीजंस है जिसकी वजह से हम अभी भी अपने पोटेंशियल जीडीपी को अचीव नहीं कर पाए। ठीक है, तो आज यहाँ पर हम खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे कि नेशनल इनकम हम जब मेजर करते हैं उसके मेथड्स क्या क्या है, नेशनल इनकम को कैलकुलेट कौन करता है, उसके अलावा नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के जो मेथड्स हैं वो क्या है, मेथड्स में क्या क्या चेंज आए हैं। 2015 में हमने कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस किए थे, क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस किए थे, ऑल दिस वी विल अंडरस्टैंड इन द नेक्स्ट सेशन। ठीक है, now see you all in the next class, next session। तब तक आप रिवाइज करिए। ठीक है, चलिए बाय।